स्वागत होगा चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, पिछले लगभग 50 दिनों से मणिपुर के अंदर शांति बहाल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है। और ऐसे में दोस्तों देश के मीडिया में ऐसा लगता है कि एक नया प्रोजेक्ट दिया गया है मणिपुर से भटकाने के लिए। फ्रांस की हिंसा को लेकर लगातार चर्चा जारी है। बताएंगे आपको फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर गोदी मीडिया के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन खबर दिखाते दिखाते ही इतनी बड़ी गलती गोदी मीडिया और बीजेपी के लोगों ने कर दी दोस्तों, जिसके बाद अब लोग उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल और जमकर मजाक भी किया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और इसी के साथ में मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी का असर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या मणिपुर बीजेपी के लोग भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से है नाराज, इसके बारे में पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपना आदेश वापस ले लिया था, लेकिन अब फिर भी हाईकोर्ट का रुख किया गया है दोस्तों, यानी गवर्नर को सबक सिखाने की हो रही है तैयारी। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने मुलाकात की है दोस्तों। और अखिलेश यादव को मायावती ने ट्वीट करते हुए कुछ ऐसा कहा है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ में 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू करने जा रही है मोदी सरकार। साथ आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए हैं कई सारे सवाल। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पूछे ऐसे सवाल जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का एक और राष्ट्रीय पार्टी ने किया है ऐलान। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर हिंसा से भटकाने के लिए गोदी मीडिया फ्रांस की हिंसा का सहारा ले रही है, और अगर आप भी मुख्यमंत्री को मणिपुर के अंदर बर्खास्त करने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोगों की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले 50 से ज्यादा दिनों से लगातार मणिपुर को लेकर कोई ना कोई खबरें हिंसा की सामने आती रहती है। मणिपुर के अंदर स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने का ड्रामा रचना पड़ा। और इसके बाद राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का असर ऐसा हुआ कि देश की गोदी मीडिया पर दबाव बना और उन्होंने 2-4-5 कार्यक्रम किए। लेकिन अब मणिपुर हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए फ्रांस का मुद्दा उठाया जा रहा है दोस्तों। लगभग 4-5 दिनों से फ्रांस के पेरिस के अंदर जारी हिंसा पर देश के गोदी मीडिया में जमकर चर्चाएं कराई जा रही है। लेकिन मामला केवल चर्चा कराने तक होता तो शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अमूमन गोदी मीडिया इसी तरीके की हरकतें करती है। लेकिन दोस्तों अब फ्रांस के अंदर हिंसा को लेकर यह दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की मांग की जा रही है। फ्रांस के अंदर हिंसा रोकने के लिए बुलडोजर मॉडल चाहिए, इस तरीके की बातें कही जा रही है। दरअसल दोस्तों ये सारी चर्चाएं तब शुरू हुई जब ट्विटर पर एक अकाउंट है जिसमें लिखा हुआ है नाम प्रोफेसर एन जॉन कैम, और इसमें दावा किया गया है कि फ्रांस के अंदर जो हिंसा हो रही है उसे रोकने का केवल एक ही तरीका है। और इसके बाद तस्वीर शेयर की गई है योगी आदित्यनाथ की और बुलडोजर की दोस्तों। और इसके बाद योगी मॉडल को लागू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम से सोशल मीडिया पर जैसे ही ये पोस्ट किया गया, उसके बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनमें से ज्यादातर खुलकर सामने आ गए और कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल की मांग दुनिया भर के अंदर की जा रही है। फ्रांस के अंदर भी हिंसा रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ मॉडल को सराहा जा रहा है। और यहाँ तक कि मामला इतना आगे पहुंच गया कि योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल अकाउंट से प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के ट्विटर हैंडल के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल को दुनिया भर के अंदर स्वीकार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों गोदी मीडिया ने न्यूज आर्टिकल छापने शुरू कर दिए अपने कार्यक्रम में, इसे बड़ा मुद्दा बनाया। और एपी न्यूज के कार्यक्रम में तो लिखा गया कि तो योगी मॉडल लाना है, फ्रांस को बचाना है, इस तरीके से कार्यक्रम किए गए हैं दोस्तों। यानी पूरे मामले पर ऐसा लगा मानो इसी इंतजार में बैठा हुआ था पूरा मीडिया और जमकर कार्यक्रम चलाए जाने लगे। दरअसल दोस्तों ये कार्यक्रम थोड़े देर ही चल पाया, क्योंकि पूरे मामले पर भंडाफोड़ हो गया। आपको बता दें कि हमेशा से फेक न्यूज का भंडाफोड़ करने वाले मोहम्मद जुबैर ने एक बार फिर से बताया है कि प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम से जो ये ट्विटर अकाउंट चलाया जा रहा है, इसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। और इसे हैदराबाद की पुलिस ने 2019 में अपने एम्प्लॉय के साथ चीटिंग करने के मामले पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों इसकी पूरी कुंडली खोल दी गई है कि कौन ये व्यक्ति है जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बड़ा बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर एन जॉन कैम ने बोला है जिसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। दरअसल दोस्तों जैसे ही ये खुलासा हुआ उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बोले, कहा फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि किसी भी फर्जी अकाउंट से ट्वीट से खुश हो जाते हैं। और उनके बाद कई सारे और विपक्षी नेताओं ने भी ट्वीट करते हुए जमकर बीजेपी के लोगों की चुटकी ली है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला ये व्यक्ति एन जॉन कैम अब लोगों को ब्लॉक भी करने लगा है। आपको बता दें कि सबसे पहले मोहम्मद जुबैर को इसने ब्लॉक किया और इसके बाद पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने कहा कि जिस कथित यूरोपीय डॉक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने फ्रांस में योगी मॉडल को लागू करने की मांग की है, वो इतना यूरोपीय है कि हमें पहले से ब्लॉक कर रखा है। या तो योगी की तरह मैं भी यूरोप में लोकप्रिय हूँ, या ये कोई संघी है। एडी
एडिडास में छुपा एबिडास यानी दोस्तों नकली व्यक्ति योगी मॉडल की तारीफ कर रहा है और बीजेपी के लोग इसे शेयर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र यादव नाम का ये व्यक्ति 2022 के अंदर एक ट्वीट करते हुए भारत सरकार के अस्पतालों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की जमकर आलोचना करता है। उसका पुराना पोस्ट भी पड़ा हुआ है दोस्तों, जिस पर लोग जमकर निशाना साध रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि जितने भी मीडिया वालों ने कार्यक्रम चलाए हैं दोस्तों, किसी ने भी नहीं बताया है कि इसका असली नाम क्या है। इसे यूरोपियन बताने की कोशिश की गई है, विदेशी बताने की कोशिश की गई है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। फतेहाबाद में महिला का आरोप, गाड़ी से पीछा करता है लक्ष्मीकांत वर्मा। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटेलाल वर्मा के कुपुत्र लक्ष्मीकांत पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव जल्द होने वाले हैं। इस पर दोस्तों नया दावा किया गया है। एपी न्यूज सी वोटर की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बताया गया है कि वीरभूमि में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिल रही है। पुरुलिया के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस लीड बनाए हुए है, जबकि साउथ 24 परगना में भी टीएमसी का दबदबा है। वेस्ट मिदनापुर के अंदर भी टीएमसी का दबदबा है। जलपाईगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला है। नॉर्थ 24 परगना में एक तरफा टीएमसी के समर्थन में जनता दिखाई दे रही है। पूर्वा मिदनापुर के अंदर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कूच बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है, जबकि अलीपुर द्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है। पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा को लेकर भाजपा के लोग आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी शांत करने नहीं गए बल्कि अशांति फैलाने गए हैं, लेकिन इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेत्री ने आखिरकार सच बोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अधिकार युम्मा शारदा देवी ने कहा कि मणिपुर में इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का राज्य का दौरा हुआ है, जो सही है, मैं इसकी सराहना करती हूं। उन्होंने कहा कि यह ध्यान स्थिति को सुलझाने और शांति स्थापित करने के लिए की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे थे दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी खम्म के अंदर एक बड़ी चुनावी रैली करने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी आज एक बड़ी रैली राहुल गांधी से करवा रही है। तेलंगाना में आज से ही कांग्रेस पार्टी खम्म के अंदर अपना कैंपेन लॉन्च कर देगी। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने सरकार के मंत्री को बिना मुख्यमंत्री से पूछे हुए बर्खास्त कर दिया था। हालांकि बाद में जब राज्यपाल पर दबाव बना तो उन्होंने अपने पुराने फैसले को नए आदेश से बदल दिया, जिसमें पुराने आदेश को स्थगित कर दिया गया और मंत्रिमंडल में अभी भी बालाजी मंत्री बने हुए हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के लोग भी गवर्नर के इस रवैये को लेकर काफी नाराज है। आलम यह है कि संविधान की जानकारी रखने वाले बड़े बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर भी कह रहे हैं कि यह राजनीतिक पद नहीं है बल्कि एक संवैधानिक पद है, और इस बात को याद रखना चाहिए गवर्नर को किसी भी कदम को उठाने से पहले। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा था कि गवर्नर किसी राजनीतिक पार्टी से मिलकर काम कर रहे हैं और बिना मुख्यमंत्री से पूछे हुए मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन अब ये मामला अभी थमा नहीं है, क्योंकि एमके स्टालिन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इस मामले पर वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे दोस्तों। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार मद्रास हाई कोर्ट में मंत्री की बर्खास्तगी का मामला पहुंचा है। देखते हैं राज्यपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी को 1 साल की सजा मिली है। राजगढ़ के कलेक्टर कार्यालय का घेराव किए जाने से जुड़ा हुआ ये मामला है। 2009 में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जीतू पटवारी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है और जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के 3-4 टॉप लीडर में से एक है मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए कांग्रेस पार्टी को थोड़ी चिंता भी इस मामले पर होने वाली है। साथ दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी के घर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों नेताओं ने तकरीबन 1.25 घंटे तक मुलाकात की और उसके बाद माना जा रहा है कि अब विपक्षी एकता को बनाने के लिए एक नई मुहिम चलाई जाएगी। साथ साथ दोस्तों भारत के विचार के खिलाफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा ने बड़ा बयान दिया है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष संगमा ने यहाँ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यूसीसी को देश के लिए सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो विविधता में एकता की विशेषता वाला हमारा एक राष्ट्र है, यह इसकी मूल भावनाओं के खिलाफ है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के मूल भावनाओं के खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा ने कहा जा सकता है कि ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो यूसीसी आएगा तो लोकसभा के अंदर भी एनपीपी पार्टी का एक सांसद इसका विरोध करेगा और राज्यसभा के अंदर भी एक मेंबर इसका विरोध करेगा। तो बीजेपी के लिए एक झटका तो है ही दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और यहाँ पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि राज्यपाल के द्वारा जो कदम उठाया गया था तमिलनाडु के अंदर मंत्री को बर्खास्त करने का, ये इलीगल नहीं है बल्कि एक ऐसा कदम है जो पूरी तरीके से कुख्यात कदम कहा जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 165 के तहत संविधान ने एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल जैसी चीजें बनाई है। आर्टिकल 76 का भी इस्तेमाल करके अटॉर्नी जनरल दिया गया है, लेकिन गवर्नर ने बिना किसी लीगल एडवाइस के फैसला लिया। उनको सबसे पहले एडवोकेट जनरल से पूछना चाहिए था, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि फैसला वापस ले लिया गया है दोस्तों, तो विपक्ष ने ज्यादा इस
मुद्दे को अतुल नहीं दिया है। साथ साथ मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए ट्वीट किया। मायावती ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई तथा उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। मायावती ने ये शुभकामनाएं उस दौर में दी है दोस्तों जब चर्चा चल रही है कि बसपा के सांसद कोशिश कर रहे हैं कि सपा के साथ बसपा का गठबंधन हो जाए। हालांकि अभी दोनों वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर गृह ज्योति योजना को लेकर ऐलान किया था। इसके लिए 200 रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। गृह ज्योति योजना के तहत लगभग 2 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा मिलने वाला है। गृह ज्योति योजना के एप्लीकेशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। 18 जून से लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। 80 लाख लोगों ने गृह ज्योति योजना में अभी तक रजिस्टर करवाया है, यानी बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। दोस्तों देखते हैं कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फायदा मिलता है। आप लोगों की इस पर जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कामकाज का क्षेत्र अधिकार राज्य भवन और राज्य सचिव के बीच में टकराव का एक स्थायी मुद्दा बनता जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के संबंधित विश्वविद्यालयों के असाधारण मेधावी छात्रों से छात्र कुलपति नियुक्त करने के प्रस्ताव ने राज्य शिक्षा विभाग को परेशान कर दिया है। राज्यपाल के अनुसार छात्र कुलपति की नियुक्ति असाधारण मेधावी छात्रों में से की जा सकती है जिन्होंने स्नातक कर लिया है और उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने स्नातक में किया था, यानी दोस्तों ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म किया था, वर्तमान में डॉक्टर या अन्य उच्च अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जा सकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री बसु ने कहा कि इस संबंध में सटीक प्रस्ताव की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाता है। यानी राज्यपाल की ओर से अलग तरीके का क्राइटेरिया बताया जा रहा है और राज्य सरकार अलग क्राइटेरिया पर चलने की कोशिश कर रही है। साथ साथ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया से मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी पार्टी की स्थिति काफी खराब है। तमाम ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी की अच्छी स्थिति बताई जा रही है और कई सारे लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनता करारा जवाब देगी। इस पर पत्रकार और लेखक अशोक कुमार पांडे बोले, कहा खबर तो चल रही है कि महाराज जी भी कोशिश में है, यानी ये दावा किया जाता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की कोशिशें कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों राजस्थान में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी उनके समर्थकों को लेकर भी बड़ी खुशी सामने आ सकती है। आपको बता दें कि पायलट के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट के करीबी का मानना है कि जल्द ही गुड न्यूज आने वाली है। पायलट के समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि गुड न्यूज जल्द आने वाला है, कृपया धैर्य बनाए रखें दोस्तों। हालांकि कुछ ही समय बाद गुर्जर ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों क्या ये आंतरिक संदेश सामने आया है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को लॉन्च किया है। उन्होंने नारा दिया है, खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली। साथ साथ दोस्तों 20 जुलाई से मानसून का सत्र होगा, 23 दिनों तक ये सत्र चलेगा, 17 बैठकें होंगी, यूसीसी बिल पेश कर सकती है भाजपा सरकार, जो जानकारियां मीडिया में दी जा रही है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 5 लाख के मुफ्त उपचार को लेकर जनता को संबोधित करते हुए दावा किया कि 5 लाख का मुफ्त उपचार हमारी सरकार करवा रही है, हमने जो गारंटी दी है उसे पूरा निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। इस पर सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा अरे प्रभु कहाँ चक्कर में पड़े हैं और यह लच्छेदार जुमला आप ही की तरह खोखले हैं, अब यह पढ़िए और मोदी जी को भी पढ़ाइए। राजस्थान की चिरंजीवी योजना प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवरेज, EWS यानी 8 लाख से कम आय वाले लोगों को सबसे बड़ी राहत। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने पटकनी दी है 5 बड़े गारंटी देकर, उसके बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री एक बड़ा सा बैनर लेकर हाथ में 5 लाख का मुफ्त उपचार की गारंटी दे रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है, वह किन कानून पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि वो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे बताइए तो सही। विपक्ष भी इस पर बहस पर पड़े जा रहा है, जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तो इस पर बहस की शुरुआत कैसे हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रस्ताव क्या है, किन मुद्दों पर यूसीसी लाने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए, तभी बहस हो सकती है। केवल माहौल बनाने के लिए ही प्रधानमंत्री ने बातें बोल दी तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यकर्ता ने धूमधाम से जन्मदिन मनाते हुए अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बता दिया। ये पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है। साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट के बीच देश और बिहार की राजनीति में कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इनमें से एक नाम है पूर्व सांसद आनंद मोहन का, जिनकी गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में 16 वर्षों के बाद रिहाई हुई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी
अपनी राय रखी। देश की राजनीति और बिहार की राजनीति को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले अपना सलाहकार बदलना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली में बिजली दरों की बढ़ोतरी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष ने कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार विरोध किया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दिल्ली इकाई के नेताओं ने प्रदर्शन में केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगाए हैं और बिजली के कुप्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। यानी ये बातें स्पष्ट कर दी गई है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक नए मुहिम के साथ आगे आ रही है। अध्यादेश पर सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नजर नहीं आता। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में दावा कर दिया कि पहले किसान कहते थे सरकार कम मदद करती है, लेकिन अब बीजेपी हर साल औसतन हर किसान को 50,000 रुपए की मदद पहुंचा रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है ये सही है या फिर एक तरीके का जुमला है, रिटोरिक है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में सुनवाई की गई है। दोस्तों, ब्रजभूषण के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज है। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D लगाई गई थी। आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये गैर जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354A के तहत अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है और ये जमानती धारा है। इसके बाद 354D जिसमें 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है, यह भी जमानती धारा है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों को विदेश में नोटिस भेजा गया है, जिसका जवाब आना बाकी है। अभी इस मामले में FSL रिपोर्ट आनी है, कुछ रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भविष्य में दाखिल की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने FSL रिपोर्ट इस मामले में केस से जुड़ी हुई जल्द दाखिल की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, मणिपुर हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और ऐसे में न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल के मुताबिक सोशल मीडिया पर थांग कुकी नाम के यूजर ने एन बीरेन सिंह से कहा कि उन्हें काफी पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर बीरेन सिंह ने कहा कि आप भारत से हो या फिर म्यांमार से हो। इसके बाद दोस्तों विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि बीरेन सिंह ने ट्वीट करके ये बातें कही है और कहा था कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके बाद दावा किया गया है कि एन बीरेन सिंह ने सवाल पूछने वाले से उसकी नेशनैलिटी पूछ ली है, जिसके बाद दोस्तों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर खबर फैली है कि एन बीरेन सिंह ने एक त्याग पत्र टाइप किया था, लेकिन बाद में उनके समर्थकों ने उसे फाड़ दिया। आप लोग की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अम्बाला कोर्ट में सरेंडर किया गया है। अम्बाला कोर्ट में सरेंडर की तैयारी कर रहे हमलावरों को पुलिस ने अम्बाला से गिरफ्तार किया। पकड़े गए हमलावर में 3 देवबंद ग्राम के निवासी है, यानी जिस इलाके में हमला हुआ है वहीं के रहने वाले हैं। साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। पूर्व जस्टिस देसाई ने बताया कब तक सरकार को सौंपा जाएगा। दरअसल दोस्तों, समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई विशेष समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये जानकारी आज समिति के अध्यक्ष और पूर्व जस्टिस रंजना देसाई ने देते हुए कहा कि ड्राफ्ट का प्रिंट तैयार कर उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया गया है। बता दें कि धामी सरकार ने शपथ लेते ही अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला लिया था, जिसके बाद पूर्व जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया था। करीब 1.25 साल बीत जाने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए गए हैं। पूर्व जस्टिस रंजन देसाई ने बताया समिति में प्रदेश और प्रदेश के बाहर के लोगों को भी शामिल किया गया था, उनकी भी राय ली गई है। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली में बैठक से पहले सचिन पायलट सक्रिय हो गए हैं। समर्थक विधायकों से मिले। गहलोत खेमे के साथ लगातार खींचतान चल रही है। साथ साथ आपको बता दें कि बिहार ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। यूपीए गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन से भाजपा के लोग डरे हुए हैं। शायद यही बड़ा कारण है कि बीजेपी भी अब एनडीए गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। भाजपा सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार एनडीए की बढ़ती ताकत को रेखांकित करने के लिए जल्द से जल्द एक बैठक होने वाली है, जिसके जरिए इस धारणा को दूर किया जाएगा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे कुछ पुराने सहयोगियों के जाने से बीजेपी कमजोर पड़ गई है। दरअसल हम पार्टी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी और इसके साथ में एलजेपी पार्टी के दोनों गुटों को साथ में लाकर भाजपा बिहार के अंदर शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना चाहेगी कि उसके पास भी अच्छा खासा समर्थन है। देखते हैं दोस्तों जनता में क्या मैसेज जाता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी और गिरती विकास दर हमारे लिए मुख्य मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को खत्म करने के बाद अब यूसीसी लाने की बात कर रही है। चुनाव से पहले विवादास्पद मुद्दे उठाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। पहले यह दावा किया जाता कि विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इतर बयान दिया है और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उसके खिलाफ बयान देते हुए यूसीसी का समर्थन किया है, लेकिन खुद विक्रमादित्य
आदित्य ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति की आलोचना की है, क्योंकि बीजेपी मेन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहती है, उधर उधर के मुद्दे उठाना चाहती है। लेकिन अगर यूसीसी लाया जाएगा तो मैं इसका समर्थन करूंगा, यह बयान विक्रमादित्य सिंह ने दिया है। साथ साथ दोस्तों, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन के साथ राज्य की राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाना अन्याय है। प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से प्रदेश भ्रष्टाचार और जंगलराज से ग्रसित हो गया है। महागठबंधन की 9 महीने की सरकार में बहाली की एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 10 लाख लाठी बिहार के युवा अब तक खा चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी युवाओं के समर्थन की बातें कर रही है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े इस दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आपका मेरा चैनल जय हिंद जय भारत।